This is a historic week. Tomorrow we will welcome Finland as the 31st member of NATO. From tomorrow, Finland will be a full member of the alliance. They will participate in all our meetings, activities, military structures as a full-fledged member. तो आपने सुना, ये दरअसल नाटो की तरफ से भी बात कही गई है और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो पहले ही किया जा चुका था, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और जैसे इसके पहले भी हमने एक बार चर्चा में बताया था कि आखिर क्या क्या प्रोसेस होता है खासतौर से नाटो में शामिल होने के लिए, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी हैं और अब फिनलैंड आज नाटो का हिस्सा बन जाएगा। ना सिर्फ फिनलैंड बल्कि आने वाले वक्त में कई और ऐसे देश हैं जो कि नाटो का हिस्सा बनते हुए आप आने वाले वक्त में देखेंगे। आपको बताते चलते हैं कि फिनलैंड अब वो देश है जो आज तक किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बना नहीं था। आखिर वो नाटो में शामिल क्यों हो रहा है और किन किन अड़चनों को दूर करके फिनलैंड नाटो मेंबर बन रहा है, ये समझिए। दरअसल यूक्रेन पर रूस ने जब अटैक किया तो इस अटैक के बाद फिनलैंड ने ये फैसला लिया कि वो भी एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनेगा। 15 मई 2022 को नाटो मेंबरशिप के लिए फिनलैंड की तरफ से अप्लाई किया गया। रूस की धमकियों के बावजूद फिनलैंड ने नाटो को चुना। आपको बता दें, जैसे ही जब ये चर्चा सामने आ रही थी फिनलैंड नाटो में जाएगा, रूस की तरफ से कई धमकियां मिली। फिनलैंड कभी किसी मिलिट्री अलायंस का अभी तक हिस्सा नहीं रहा है। तुर्की और हंगरी ने फिनलैंड की नाटो एंट्री में इस दौरान अड़ंगा भी जमकर डाला, लेकिन वो तमाम अड़चनों के बाद में 10 महीनों के नेगोशिएशन के बाद में तुर्की हंगरी भी आखिरकार राजी हो गए। शाम 7 बजे आज ऑफिशियली नाटो में अब फिनलैंड शामिल हो जाएगा। तो ये कहा जाए कि एक वो लंबा जो प्रोसेस था उसे पार करते हुए फिनलैंड जो है वो नाटो मेंबर बनने जा रहा है। चर्चा करेंगे, मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जरा ये बताइए कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर? देखिए, आपको यदि मैं इस पूरे वारदात को समझूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिनलैंड का नाटो में सदस्यता ये एडवांटेज यूएस है, एडवांटेज यूक्रेन है और डिसएडवांटेज रूस है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिस्टम को वो झकझोरने जा रहा है उसके बहुत दूरगामी रिजल्ट होने वाले हैं। अब इस पूरे बिंदु को दो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, रूस के दृष्टिकोण से और अमेरिका और यूक्रेन के दृष्टिकोण से। यदि रूस के दृष्टिकोण से देखें तो मैं 8 बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा कि क्यों ये रूस के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। पहला कि अब रूस का जो बॉर्डर है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि जो फिनलैंड और रूस का बॉर्डर है वो 1340 किलोमीटर है। अभी तक तो फिनलैंड न्यूट्रल था तो उसको पूरी तरह से उस तरह से मिलिट्री दृष्टिकोण से मैन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 1340 किलोमीटर पर एडिशनल आपको खतरा आ गया जहां पे नाटो के ट्रुप्स डिप्लॉय हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि रूस को अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ, चाहे इक्विपमेंट की बात करें या ट्रुप्स की बात करें, तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो शक्ति मान लीजिए 100 है, तो अभी पूरा 100 वो या 50-60 झोंक रहा था यूक्रेन में। लेकिन अब क्या होगा, अब उसकी दृष्टि फिनलैंड की तरफ भी जाएगी, तो स्वाभाविक है उसके शक्ति में थोड़ी सी कमी होगी। दूसरी बात कि नॉर्थ वेस्ट रशिया का खतरा बढ़ेगा क्योंकि अब एडिशनल फ्रंट खुल गया है। तीसरी बात कि जो वैगनर ग्रुप का डिप्लॉयमेंट है, आप देख रही हैं कि यूक्रेन के वॉर में वैगनर ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और हम ये नहीं सुनते हैं ज़्यादा कि रशियन ट्रुप्स एक्चुअल जो आर्मी है वो कहाँ डिप्लॉयड है। तो क्या उसको मिस्टर पुतिन ने रिजर्व के रूप में रखा है? बेशक सर। तो ये जो नंबर गेम है ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट का, उसमें कमी होगी। उसके बाद आर्कटिक ओशन में रूस ने बहुत अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या कमर्शियल आउटफिट बहुत बना के रखा है। तो यदि अब जब ये फिनलैंड बन जाएगा तो और यूएस और नाटो फिनलैंड में डिप्लॉय करेंगे तो इसके ये दोनों असेट पे खतरा आएगा। तीसरी बात है कि क्या ये संभावना है कि नाटो और अमेरिका
न्यूक्लियर एसेट्स डिप्लॉय करेंगे फिनलैंड में। यदि ऐसा होगा तो आप समझिए कि विश्व के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मैं आगे भी लगातार इस पे चर्चा तो करेंगे, लेकिन जैसा कि ये भी चर्चा है कि इसको लेकर फिनलैंड नाटो में ना शामिल हो, इसको लेकर पुतिन की तरफ से कई बार अलर्ट किया गया, अल्टीमेटम दिया गया, धमकियां दी गई, लेकिन उन धमकियों का कोई असर फिनलैंड पर नहीं पड़ा। पुतिन ने बार बार फिनलैंड को चेतावनी दी, धमकी के बावजूद फिनलैंड अब नाटो मेंबर बनेगा। तो ये वाकई में अब देखने वाली बात है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन बनेगी। जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं कि फिनलैंड सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो रूस के साथ में जोड़ता है, और अब अगर नाटो का देश बन जाता है फिनलैंड, तो ये माना जाए कि अभी तक जो बॉर्डर्स थी अब वो डबल हो जाएंगी नाटो और रूस की। यही चिंता अब रूस को भी लगातार सता रही है। यही वजह है, कई बार धमकियां दी गई थी, कई बार समझाया गया था, लेकिन उन तमाम चीजों का कोई असर नहीं पड़ा। और ये भी समझिए कि एक या दो बार नहीं, बल्कि पुतिन ने कई बार फिनलैंड को वार्निंग दी, फिनलैंड से नाटो में ना शामिल होने के लिए कहा। आपको आइए पुतिन की जरा पुरानी बातें सुनाते हैं, जब उन्होंने बार बार फिनलैंड को चेतावनी दी थी। У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создать. तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीडन और अगर कहा जाए फिनलैंड को नाटो में जबरदस्ती शामिल करके एक अलग सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पुतिन की तरफ से बात कही गई थी। लेकिन आखिर फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होता है या अन्य देश अगर नाटो में शामिल होते हैं तो पुतिन को क्या प्रॉब्लम है, ये भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल रूस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो नाटो मिलिट्री अलायंस ही है, और ये बखूबी समझता है रूस भी। पुतिन रूस के पड़ोस में नाटो की मौजूदगी बिल्कुल नहीं चाहता, और यही वजह है कि यूक्रेन पर भी ये कहा जाए रूस को अटैक करना पड़ा नाटो की ही वजह से। रूस के पड़ोसी यूरोप के 5 ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी नाटो मेंबर्स हैं। फिनलैंड के साथ में रूस का सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो फिनलैंड और रूस का ही नजर आता है। रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो, लेकिन आज फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होने जा रहा है, और आने वाले वक्त में स्वीडन भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन को फिनलैंड के नाटो में शामिल होने में वैसे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एक बात और स्पष्ट कर चुके हैं कि फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नाटो के हथियार फिनलैंड में आएंगे तो दिक्कत जरूर होगी। इसके बाद में रूस इसका करारा जवाब देगा। यूक्रेन पर अटैक से पहले पुतिन के गुस्से की वजह दरअसल ये भी सामने आई कि नाटो ने रूस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। यूक्रेन रूस से सटे होने की वजह से रूस को कतई मंजूर नहीं था कि यूक्रेन नाटो समूह में घिरे। नाटो के आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो रूस से कब कब घिर चुका है उससे, उन देशों का भी नाम हम आपको बताते हैं। नाटो ने दरअसल अगर अभी तक बात करें तो 1949 में विस्तार शुरू किया था। आपको पूरा इसके जरिए ये कहा जाए ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा समझाएंगे। सिन्हा सर, हम जरा चर्चा करते हुए बताएंगे ये जो पूरा मैप है, मैं बता दूं ये जो पूरा आप येलो पोर्शन देख रहे हैं दरअसल ये रूस का हिस्सा है, और अब आप एक एक करके बॉर्डर को समझेंगे यूक्रेन और इसके साथ ही। दरअसल 1949 से जब शुरुआत हुई थी खासतौर से अगर नाटो की, तो उसमें सबसे पहला देश 24 अगस्त 1949 को नॉर्वे था जो कि नाटो का हिस्सा बना। उसके बाद में फिनलैंड भी उसमें शामिल हुआ, स्वीडन वेटिंग इन लिस्ट है, एस्टोनिया उसमें शामिल हो चुका है, लातविया उसमें शामिल हो चुका है, लिथुआनिया
लिथुआनिया उसमें शामिल हो चुका है, और ये वो सभी देश हैं जो रूस से बॉर्डर कनेक्ट करते हैं। स्लोवाकिया 2004 में ही शामिल हुआ है, हंगरी जो है वो 1999 में शामिल हो चुका है, पोलैंड भी जो शामिल हो चुका है, और इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन की मदद करते हुए भी नजर आया। चाहे बात लातविया की हो, डेनमार्क की हो, जर्मनी, स्लोवानिया, नॉर्वे, ये वो सभी देश हैं जो अभी तक शामिल हो चुके हैं। सर, इस बात को समझाइए जरा कि जिस तरह से अगर हम रूस के अब हम मैक्सिमम जो बॉर्डर है उसमें सभी ऑलरेडी नाटो देश है, यही वजह है कि अब अगर फिनलैंड भी शामिल होता है तो वो चिंता बढ़ाएगा। कैसे कैसे विस्तार हुआ है नाटो का? देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि वो 24 अगस्त 1949 से ये सिलसिला शुरू हुआ जी, और अमेरिका की रणनीति बहुत साफ थी कि आइसोलेट कर दो और रूस को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर दो। यदि चक्रव्यूह में चारों तरफ से आप देखिए, चारों तरफ से आप चारों फ्लैंक्स पे दिशा में फिनलैंड भी, एस्टोनिया भी, लिथुआनिया भी, तो चारों दिशाओं से आप घेर लेते हो तो स्वाभाविक है कि आपका फोकस चारों दिशा में होना चाहिए। तो आपकी स्ट्रेंथ में डाइल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन होगा, किस तरफ से मेन थ्रस्ट आएगा ये पता नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब इतने देश हैं तो इतने देश के जो मिलिट्री एसेट हैं वो अमेरिका के डिस्पोजल पे हैं। एक आदमी, एक देश रूस, और उसके सामने अब 31 देश हो जाएंगे, तो स्वाभाविक तो नंबर गेम में तो डिसएडवांटेज है। लेकिन सर, इसके बावजूद यदि रूस सस्टेन कर रहा है 1 साल से ये युद्ध को, तो कहीं ना कहीं तो दिखता है कि रूस कमजोर नहीं पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये यूक्रेन वॉर हुआ क्यों? यूक्रेन वॉर इसलिए हुआ क्योंकि रूस ने देखा कि 27 मई 1997 को इनकी संधि हुई थी। जी, मैं आपसे यूक्रेन की बात करें, मैं बताऊंगी कि देखिए रूस की जो बॉर्डर है, जो ग्रीन पोर्शन है, दरअसल यही यूक्रेन है। रूस से यूक्रेन सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए एक चिंता थी। अब फिनलैंड भी वही उसी तरह की एक चिंता थी। फिनलैंड की एक और समस्या ये है कि यूरोप में सबसे ज्यादा बॉर्डर फिनलैंड शेयर करता है रूस के साथ। जैसा मैंने कहा जी, ये वाला पोर्शन, ये वाला जी जी 1340 किलोमीटर। जी, आप समझिए कि यदि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है रूस के साथ, तो ये बॉर्डर मतलब अब रूस को डबल फ्रंट सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये तो 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो हो गया। बिल्कुल, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं सर, ये रूस है और ये वाला जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा फिनलैंड का, और अब ये स्वीडन भी इसी में शामिल होने जा रहा है। Correct. यही वजह है कि जो पुतिन है वो भी डर रहे हैं, और नाटो एक तरफ से चारों तरफ से अब यूक्रेन को घेर चुका है, एक और रूस को घेर चुका है। एक और समस्या ये है कि आपको पता ही है कि रूस के पास जो मिसाइल की इन्वेंट्री है उसमें गिरावट हो रही है, क्योंकि कोई देश अपना WWR वॉर वेस्ट रिजर्व 2 महीना 4 महीने से ज्यादा नहीं कर रखता बिल्कुल है। सर। तो लेकिन अभी जो एक्सपेंडिचर का रेट है, जो स्टेट है, गति है, और जो सप्लाई की गति है, उसमें गैप है। बिल्कुल, और यही अब रूस को बढ़ा भी रहा है, चिंता बढ़ा रहा है अपनी। इसी बीच ये भी बताते चले, इस मैप को तो आपने समझा, लेकिन बाल्टिक सी से अब पूरे दुश्मनों से रूस घिर जाएगा। दरअसल बाल्टिक सी में हर तरफ रूस के अब दुश्मन नजर आएंगे। रूस के चारों तरफ नाटो देशों का ये जाल बिछ गया है। यही मैप जो अभी हम आपको समझा रहे थे, और उसमें आप देख पा रहे थे कि किस तरह से एक एक करके कई ऐसे देश हैं, चारों तरफ से अब रूस घिर चुका है। बाल्टिक देश जो हैं वो पूरी तरह से अब रूस के इर्द गिर्द हैं, यानी कि नाटो की मिलिट्री पावर जो है वो रूस को चारों तरफ से घिर चुकेगी। और यही एक वजह है जो लगातार डर में रहा है। रूस भी, व्लादिमीर पुतिन भी लगातार इस बात को लेकर पहले बात करते रहे हैं। वहीं फिनलैंड के नाटो में शामिल हो जाने के बाद रूस और नाटो का बॉर्डर आज की तुलना से अब ये कहा जाए 2 गुना हो जाएगा। जो मैप हम आपको दिखा रहे थे, अभी तक फिनलैंड ही सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो नजर आती है। एक बार फिर से आपको मैप के जरिए समझाते हैं। सर, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जो पूरे आखिर कितनी ऐसी बॉर्डर्स हैं जो रूस से कनेक्टेड हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है 340 किलोमीटर से ज्यादा का, वो फिनलैंड रूस से कनेक्ट करता है। देखिए, पोलैंड 232, सिर्फ 232 जी, लिथुआनिया 297, जी, एस्टोनिया 294, आप लतविया 214, नॉर्वे 197, सब 200 के रेंज में हैं, और ये है 1340। तो ये तो 6 टाइम्स बड़ा बॉर्डर हो गया, और एडिशनल फ्रंट खुल गया है। आपकी पूरी फोकस लगी हुई थी यूक्रेन, अब वो फोकस शिफ्ट होके आप जा रहे हैं फिनलैंड की तरफ। और सबसे बड़ा खतरा जो मैं फिर रिपीट करता हूं कि यदि मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय होते हैं, यदि न्यूक्लियर एसेट्स डिप्लॉय होते हैं फिनलैंड में, जो कि अमेरिका कर सकता है,
तब तो मेरा ख्याल है बहुत गंभीर स्थिति लेकिन है। सर अगर यही सिचुएशन अलग होती है, अगर पुतिन फिनलैंड को अपने कंट्रोल में, कंट्रोल की जगह अगर कॉन्फिडेंस में लेते कि वो अगर इनके साथ में आ जाए तो शायद यही 340 किलोमीटर उनकी कमजोरी ना बन के शायद मजबूती भी बन जाती। देखिए आपको ऐसा लगता है ये वाला कुछ ऐसा काम ये आता? संभव नहीं था, नहीं क्योंकि हाँ नहीं संभव नहीं था, क्योंकि अमेरिका बहुत ही चालाकी से अपना गेम खेलता है। आप देखिए, एक से शुरू हुआ नॉर्वे से, नॉर्वे से शुरू हुआ और आज 31 देश पे पहुंच गया है। अब तो सुन तो रहे हैं कि जून जुलाई में जब माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो अमेरिका ऑफर करने जा रहा है कि आप नाटो ज्वाइन करो। लेकिन वो तो आत्महत्या होगी, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। और खैर हम मोदी सरकार बहुत ही सक्षम है। तो यानी कि सर ये तो अपने आप में एक बात है कि ठीक है वो बॉर्डर एरिया से उसमें एक बहुत एक अलग चीज है, और ये अब रूस के आने वाले वक्त में चिंता जरूर बढ़ाता है। हालांकि रूस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है वो जरूर देखने वाली बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बॉर्डर जोड़ने वाला रूस से ये कहा जाए वो फिनलैंड ही है, और वो भी अब नाटो में शामिल हो जाएगा। स्वीडन भी बहुत ही जल्द नाटो में शामिल होने वाला है। फिनलैंड के बाद में स्वीडन का अगला नंबर है। आपको बता दें, स्वीडन के एंट्री पर नाटो चीफ की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। स्वीडन के बहुत ही जल्द अलायंस में लाने की बात नाटो चीफ की तरफ से कही गई है। I say this because sometimes you get the feeling that in a way Sweden is left alone. No, Sweden is not left alone. Sweden is as close as it can come as a full-fledged member, and we continue to integrate Sweden. We will do even more, and then we will, of course, as soon as possible, also then finalize the formal membership process. तो सर फिनलैंड के बाद में अब बारी स्वीडन की है। फिनलैंड की तो इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है नाटो में, ये तो समझ में आता है। जरा अगर हम स्वीडन की बात करें तो समझाइए स्वीडन का नाटो में शामिल होना क्या कहता है? देखिए, स्वीडन भी यदि जुड़ जाता है तो आप समझिए कि आर्कटिक रीजन में रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। कोला में जो उसका न्यूक्लियर सेट बेस है वो कष्ट में आएगा, और मिलिट्री जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कष्ट में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में सदस्यता होने के बाद जो मैं उसका नतीजा देखता हूँ कि यूक्रेन में गति आएगी, रूस के खिलाफ एक्शन बढ़ेगा, क्योंकि रूस का कंसंट्रेशन अब दो फ्रंट पे शिफ्ट होगा। तो स्वाभाविक है ये लोग कहेगा कि अब ऑफेंसिव मोड में आते हैं, तो यदि उधर सिक्योर करना है तो इधर तो डाइल्यूट करोगे, इधर डाइल्यूट करोगे। एज इट इज जब रूस की पूरी दृष्टि यूक्रेन में लगी हुई है तब तो स्टेलमेट हो रहा है। आप कोई डिसाइसिव फेज पे तो बैटल आ नहीं रहा है। तो अब लेकिन जब अब जो है यदि ये दोनों देश पे आ जाते हैं, नाटो के सदस्य बन जाते हैं, तो आप समझिए कि मेरा ख्याल है कि रूस को जो मिलिट्री एडवांटेज है वो खत्म होगा। और जो डोनेट्स्क के एरिया है, चाहे लुहांस्क की बात करें, डोनेट्स्क की बात करें, आप ज़पोरिजिया की बात करें, खरसन की बात करें, क्रीमिया की बात करें, इसमें यूक्रेन का अटैक बढ़ेगा और उसको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है ये रूस के लिए चिंता का विषय है। तरफ से ये तो स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वीडन हो, फिनलैंड हो, वो सभी नाटो देश बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस या फिर अगर मिलिट्री का गढ़ बनता है फिनलैंड, नाटो के जो ये कहा जाए अलायंसेस हैं, उसके बाद में जरूर दिक्कत बढ़ेगी। आपको बता दें, फिनलैंड की एंट्री से पहले नाटो ने एक बड़ी तैयारी की है। रूस के चारों तरफ से नाटो देशों ने एक तरह से पहरा बढ़ा दिया है। सभी नाटो देशों में हजारों सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। इस बात को समझिए जरा, यानी कि नाटो बखूबी जानता है कि जब अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होगा तो उसका रिएक्शन रूस की तरफ से जरूर सामने आ सकता है। तो ये एहतियाती तौर पर जरूर एक तस्वीर जो है वो बनती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि जो पूरे बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर देखिए इस समय अभी बर्फ चारों तरफ घिरी हुई है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो भी यहां पर लगातार जारी है। लेकिन ये जो नाटो का ये जो पूरा रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, क्या ये सिर्फ एक देश को शामिल करने भर का है? आखिर ये पूरा चक्रव्यूह क्या है, जरा ये समझने की भी कोशिश अपने दर्शकों को हम करते हैं। दरअसल रूस, यूक्रेन और बेलारूस से सटे जितने भी नाटो देश हैं सभी में नाटो ने सोल्जर्स की तैनाती बढ़ा दी है। हर नाटो देश में हजारों की संख्या में नाटो के कंबाइंड और अमेरिका के सोल्जर्स रेडी टू वॉर मोड में नजर आते हैं। मैं आपकी
जरिए जरा समझिए। दरअसल ये जो हम आपको बता रहे हैं कि कितने कितने सोल्जर्स आखिर कहां पर हैं, एक बार फिर से इस पूरे मैप को समझिए। ये पूरा दरअसल नाटो का चक्रव्यूह है। अगर रूस से सटा हुआ एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ पर 1150 सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। लातविया में 1650, सबसे ज्यादा अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर है। लिथुआनिया में भी 1100 सोल्जर्स नाटो के हैं और यूएस के 500 सोल्जर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं सर। पोलैंड में भी यहाँ पर अभी से ही नजर आता है सबसे ज्यादा तैनाती तो यहाँ पर नजर आ रही है। 5400 से ज्यादा यूएस के सोल्जर्स यहाँ पर तैनात हैं और वो भी बखूबी जानते हैं कि किसी भी तरह से अगर रिएक्शन रूस की तरफ से आता है तो उसको कैसे रिटेलिएट करना है। देखिए, ऐसा यदि कंबाइंड मिलिट्री ट्रुप्स का स्ट्रेंथ की बात करें कंप्लीट नाटो और अमेरिका का तो वो है 54 लाख और रूस का है 13.5 लाख। 54 लाख और रूस का है 13.5 लाख। यदि एक्टिव सर्विस में बात करें तो 33,66,000 है और रूस का है 85,000 और रिजर्विस्ट की बात करें तो 13 लाख है अमेरिका का और रूस का 2.50 लाख। तो यदि नंबर गेम की बात करें तो आप ये स्वाभाविक आप दिखता है ये कि बहुत डिस्पैरिटी है नंबर गेम में, गैप बहुत ज्यादा है। गैप बहुत ज्यादा है। यदि गैप ज्यादा है तो इस गैप को पूरा कैसे करेगा रूस, जबकि खुद अभी आप वो जिस तरह से उसको रिजल्ट मिलना चाहिए था यूक्रेन में वो तो मिला नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके ट्रूप्स एडिक्वेट नहीं है जिसको आप फुली नहीं डिप्लॉय कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात बखूबी रूस भी बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन सर आज जब अगर नाटो में शामिल हो रहा है फिनलैंड, आने वाले वक्त में स्वीडन शामिल हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज इस तरह से आएगा कि अब 2 हिस्सों में, इनफैक्ट 3 हिस्सों में विश्व बंटने जा रहा है। एक अमेरिका और उसके एलाइज, दूसरा रूस और उसके एलाइज और तीसरा जो न्यूट्रल देश है जैसे हिंदुस्तान है। लेकिन यदि ये न्यूट्रल देश का जो ग्रुप है जिसमें हिंदुस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, यदि शांति बनाने में काम नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है जिस तरह से अमेरिका शातिर एक्शंस ले रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही विनाश की तरफ मेरा ख्याल स्थिति आगे बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है सर इस स्थिति को देखते हुए आने वाले वक्त के में भारत हो या फिर अन्य देश हो वो इस सिचुएशन को बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो है कई मायनों में खास भी है, लेकिन सना मारिन के लिए ये असमंजस का दिन है। दरअसल वो असमंजस में है कि आज उन्हें खुशी मनाना है या गम। आज फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाएगा, सना मारिन प्रधानमंत्री का चुनाव हार चुकी हैं और ये इसीलिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन है क्योंकि एक तरह से वो ये एक मिलिट्री अलायंस में जरूर नाटो में शामिल होने जा रहा है फिनलैंड, लेकिन सना मारिन प्रधानमंत्री का चुनाव हार चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए। फिनलैंड के लिए ऐतिहासिक दिन तो है, लंबे संघर्ष और दशकों के बाद में तटस्थ रहने के बाद में फिनलैंड नाटो अलायंस में शामिल होने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो है इस लड़ाई की शुरुआत दरअसल फिनलैंड की ही तत्कालीन प्रधानमंत्री रही सना मारिन ने ही की थी और सना मारिन ने ही मई 2022 में पहली बार नाटो में एप्लीकेशन दी थी। 10 महीनों के बाद में ये पूरे ये कहा जाए अलग अलग तरह के चैलेंजेस के बाद में अब आज वो दिन आया है जब नाटो में फिनलैंड को शामिल होना है। लेकिन सना मारिन अब फिनलैंड के प्रधानमंत्री नहीं है। कल ही सिर्फ एक दिन पहले ही उनकी पार्टी फिनलैंड में चुनाव हार चुकी है। सर ये दिन अपने आप में खास हो जाएगा, लेकिन सना मारिन का ये डिसीजन अब जो नया प्रधानमंत्री होगा क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक देश के स्तर पे जो फैसला होता है वो देश का होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है और देश उस फैसले से बाध्य होता है। लेकिन एक बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 5 नाटो का बहुत क्लियरली उसमें मेंशन्ड है कि नाटो के किसी देश पे यदि अटैक होगा तो पूरे नाटो देश पे अटैक माना जाएगा। तो फिनलैंड का नाटो की सदस्यता के साथ एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि यदि रूस ऑफेंसिव मोड में आता है और मिलिट्री एक्शन लेता है, चाहे मिसाइल फेंकता है या एयर स्ट्राइक करता है, कुछ भी करता है, तो ये माना जाएगा कि 31 देशों पे अटैक है। तो उसके बाद तो परिस्थिति बहुत ही भयानक हमको यानी कि अगर जो भी एक्शन होगा वो सिर्फ फिनलैंड पर या किसी एकमात्र देश पर नहीं बल्कि नाटो पर होगा। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। तो मुझे तो लगता है कि यदि और लेकिन मुझे लगता है कि इसका काउंटर मिस्टर पुतिन ने ढूंढ लिया है। मुझे लगता है सर आने वाले वक्त का थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा सर।